फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, उन्हीं का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का ये जो सेट है, सेट नंबर 15, आज ये लास्ट सेट है। और इसके बाद जो है 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। जो T1, T2 और 3.0 का एग्ज़ाम हुआ, जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, वो सब मिला के टोटल 4 सेट दिया गया है। और 3 सेट हम जो है पहले जो वॉल्यूम 1 निकला था इसका, उसमें करा चुके हैं। तो चौथा इसके बाद डायरेक्ट आपको जो है T 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका वीडियो आएगा। इसके बाद चलिए आज की क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यानी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। बाल विवाह का जो है, बाल विवाह का अंत किसने किया था? बाल विवाह का अंत एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यानी 1 का जो है 3 हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सलीम की सहायता से किया गया। और विधवा पुनर्विवाह शुरू किसके द्वारा किया गया? विधवा पुनर्विवाह यानी विधवा भी फिर से शादी कर सकती है, किसके प्रयास से? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से ये किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इसके बाद पिंडारियों का जो दमन है यह किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था यह सरोजिनी नायडू ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू बनी थी। और यह भारत की प्रथम महिला अध्यक्षता करने वाली थी कांग्रेस में। कौन? तो सरोजिनी नायडू। और ऐसे पूछे प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी। यह कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में बनी थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो यह किस अधिवेशन में बताया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट जो हुआ था यह किसके मध्य हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1932 ईस्वी में हुआ था, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी और अंबेडकर समझौता हुआ था पूना पैक्ट में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मीर जाफर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट को ही अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। और ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
अस्थाई बंदोबस्त जो है यह बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में 1793 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1793 ईस्वी में लाया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो यह वर्धा से प्रारंभ की थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था? तो यह किस किस ने दिया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक सही है। आर्थिक शोषण निकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने भी दिया। इसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी के बाद रमेश चंद्र दत्त ने भी दिया, एम.जी. रनाडे ने भी दिया और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी दिया। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा? किसने लिखा गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने लिखा अपनी पुस्तक गुलामगिरी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो यह अपने किस में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में ही हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे यह कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसकी मृत्यु पर यह कहा था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू यह किस किस चीज़ का नारा दिया था? तो पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये जो है पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दामोदर चापेकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या जो है यह किस तिथि को किया गया था? तो 22 जून 1897 ईस्वी को 22 जून 1897 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक समान विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1978 ईस्वी में आया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो यह सलाह किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 132 से संबंधित है। और अनुच्छेद 133 में क्या है? अनुच्छेद 133 में सिविल विषयों से जुड़ी हुई अपीलें हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।
और अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्णय, डिक्री, प्रलेख आदि की भाषा अंग्रेजी ही होगी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब क्या होता है, तो जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है तभी लागू करता है राष्ट्रपति अध्यादेश। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। राज्यपाल का जो वेतन आता है यह किस कोष से आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राज्यपाल का वेतन जो है कि राज्य की संचित निधि से आता है। किसकी संचित निधि से? तो राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है धन विधेयक को परिभाषित। अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 111 में क्या है, तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से संबंधित होता है अनुच्छेद 111। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है, यानी अंतर हो सकता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अधिकतम 6 महीने तक का अंतर हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य है यानी गलत कथन बताना है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, तो इसका इनमें से कौन सा गलत आंसर है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, यह कथन जो है यह गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है यह सर्वप्रथम राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या पदच्युत जो यानी हटाया जाता है, तो इस संबंधित प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त है। और उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष उसे शपथ लेनी पड़ती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था, तो यह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। और किस ईस्वी में बनाया गया, तो 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। कब? 1975 ईस्वी में। सिक्किम जो है भारत का जो राज्य बना था, तो क्यों राज्य बना था, तो 22वां यह राज्य बना था। यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के जुड़वा के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। और एक ग्रह और कौन सा है जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, वह आप कमेंट में बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह किस रूप में जाना जाता है, असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में जो हिमालय पड़ता है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। काली एवं
इसके बाद जो है कुमायूं हिमालय एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुमायूं हिमालय किसे कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहाँ पे है? तो कुमायूं हिमालय गढ़वाल में है और कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली नदियों के मध्य में होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग यानी घास के मैदान सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अर्जेंटीना के घास के मैदान को प्रेरीज नहीं बल्कि पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। मध्य एशिया के घास के मैदान को एस्टेपीज कहते हैं या एस्टेपी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो गलत पूछा गया था, तो गलत ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिस्तरीय त्रिसंधि का निर्माण करता है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा, पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दिफू दर्रा। दिफू दर्रा जो है यह भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रिसंधि का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश के द्वारा जुड़ी हुई है? तो कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे के द्वारा जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इनमें से आपको बताना है कि किन भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है वह न्यूनतम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का जो है क्षेत्रफल इनमें से न्यूनतम है। और सबसे छोटा राज्य पूछे, अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो सिक्किम हो जाएगा, और वही क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा। गोवा राज्य हो जाएगा। गोवा जो है यह एक तटीय राज्य है और गोवा में मात्र 2 ही ज़िले हैं, और गोवा जो है यह पर्यटकों के लिए जाना जाता है गोवा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यह बताना है आपको, यानी इनमें से कौन सा गलत है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, यह कथन जो है गलत है। यह कितना पुराना है? तो 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है सौरमंडल। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय प्रदेश स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पालनी हिल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस वन को मानसून वन के भी नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो यह किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नेपाल में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का चौरी विद्रोह न कि चौरी चौरा कांड जो है वह अलग है, और बिहार में जो चौरी विद्रोह हुआ वह अलग है। बिहार में चौरी विद्रोह जो हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? तो सॉरी, कहाँ पे नहीं, कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बिहार में चौरी विद्रोह जो है 1798 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। और चौरी चौरा कांड जो था, चौरी चौरा कांड यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर जिले में हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, तो वित्त आयोग का गठन करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नालंदा से ज़्यादा शहरीकरण कहाँ पे है, मुंगेर में है। मुंगेर से ज़्यादा कहाँ पे है, पटना में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर पूछे तो वह कितना प्रतिशत था, तो 11.3% था शहरीकरण का स्तर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस परिस्थिति विज्ञानी ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिक तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनके मिट्टियों की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने, तो डेविड टिलमैन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई। सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जमा मुद्रा अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से सभी कथन सत्य है सिवाय, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है वह पूछा गया है। तो इसका गलत क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है और गलत ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। त्योहार सीजन के दौरान जमा मुद्रा अनुपात में आमतौर पर गिरावट आती है, नहीं गिरावट नहीं आती है बल्कि बढ़ोतरी आती है। तो यही गलत था, गलत ही पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अलीराजपुर जिले का जो साक्षरता दर था वह कितना था, तो 37.22% था। 37.22% था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है। पुस्तक द विनर माइंडसेट के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शेन वाटसन है। कौन है, तो शेन वाटसन है। और प्लेइंग इट माय वे पुस्तक के लेखक कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया गया है। इसके बाद साइना नेहवाल की कौन सी पुस्तक है, तो प्लेइंग टू विन जो है यह साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किन देश के कांकेस्थुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5% मिलियन डॉलर देने का वादा किया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। श्रीलंका देश के ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मार्च 2024 में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो यह मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद मोइज़ू यह कहाँ के हैं, मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के जो हैं वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और रामचंद्र पौंडेल कहाँ के हैं, रामचंद्र पौंडेल जो है यह नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर पूछे कि रामचंद्र पौंडेल का संबंध किस देश से है, तो नेपाल देश से है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति है ये। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है, तो यह सऊदी अरब देश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक।
तो किया किसको किया था? जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया। जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया, इन दोनों को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जीआई टैग नामित उत्पाद का वानस्पतिक नाम यूरिले फेरोक्सालिसब है? बिहार के किस जीआई टैग नामित उत्पाद का वानस्पतिक नाम यूरिल फेरोक्सालिसब है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मिथिला मखाना का यह नाम है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर किस समिति को सिफारिशों के आधार पर पाइल्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतों को सीमित करने के लिए नए गैस मूल्य निर्धारण को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि किरीट पारिक समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को जानो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? भारत को जानो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की यह जो है पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विदेशी मामलों के मंत्रालय का पहल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्र लक्ष्मण नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच मार्च 2024 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मलेशिया में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाले प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा और गलत नहीं देख के और ये सही चुनने लगते हैं तो यह क्वेश्चन बार बार गलत होने की संभावना रहती है, तो इसे आप ध्यान में रखकर बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि ये मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं। वनों के संबंध में क्या है? ये गलत है। ये मृदा का संरक्षण करते हैं, यह सही होता, लेकिन गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अपघटक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है? एक स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कार्बनिक द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग अस्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या होते हैं? मुख्य अंतर जो होते हैं यह क्या होते हैं? तो घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 110 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की आपको पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन एक आसान कार्य है। यह क्या है? तो यह गलत है और गलत ही पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह गोवा में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कहाँ पे स्थित है? गोवा में है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा कौन सा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यूजेनिक्स है। विज्ञान की यूजेनिक्स शाखा जो होती है इसके अंदर इसके जो उद्देश्य होता है मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है इसमें।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक्सेप्रोट्रोप है, इनमें से कौन सा एक्सेप्रोट्रोप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का जो होता है इंग्लिश वह मशरूम होता है, मशरूम में क्या पाया जाता है, मशरूम में प्रोटीन पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन हो, पौधे का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन कौन है इनमें से, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा IAA, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है एक खरपतवार नाशी है। IAA जो दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इंडोल एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बुक्सा बाघ अभयारण्य क्षेत्र जो है यह कहाँ पड़ता है, बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यही गलत था और गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दाम्फा कहाँ पे है, मिजोरम में है। नामेरी, औरंग और मानस कहाँ पे है, असम में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है, शोर का अनुमत स्तर जो है यानी हल्ला गुल्ला होने का अनुमत स्तर वह कितना होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 45 डेसिबल। 45 dB को डेसिबल पढ़ा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उद्दीकाश के सबसे अधिक ठोस परमाणु किससे मिलते हैं, उद्दीकाश को क्या कहा जाता है, एवोल्यूशन के सबसे अधिक ठोस परमाणु जो मिलते हैं वह किससे मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जीवाश्मों से मिलते हैं। किससे, जीवाश्म से। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा, इसका औसत वेग जो होगा वह कितना होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा कि प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक सही है। और इसका PDF जो है वह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर 2-3 प्रश्नों में आपको दिक्कत उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी हो जाता है इस टाइप के प्रश्न में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि इसका लंबा दिया गया रहता है और इसलिए हम नहीं बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आता है कि सर वीडियो को फास्ट कराइए, और ये अभी आप जितना रिवीजन कीजिए उतना अच्छा बात है और उतना ही आपको अधिक मार्क मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है, अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य की जो कोटि होती है वह क्या होती है, 10,000 एंगस्ट्रम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रिवीजन ही आपको रिजल्ट दिला सकता है, क्योंकि पढ़ता तो सभी है मगर याद उसको सब नहीं रख पाता है, इसी कारण रिजल्ट में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश आँख में किससे होकर प्रवेश करती है, प्रकाश जो है यह आँख में किससे होकर प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जो है यह किस पर आधारित है, यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, बर्नौली के प्रमेय या बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। कौन, हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक तरंगे किसमें गमन कर सकती है, यांत्रिक तरंगे जो होती है वह किसमें गमन कर सकती है, तो इसका किसमें गमन कर सकती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सिर्फ माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकती है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? इसकी परमाणु संख्या जो होगी वह कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 109 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है और इसका जो है आप जानते हैं जेड यानी परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन संख्या होता है परमाणु संख्या बराबर, इसमें से इसको घटाए तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षार धातुओं में कौन से गुण होते हैं? क्षार धातुओं में कौन से गुण होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्षार धातुओं में कौन गुण होते हैं? तो कम आयनन ऊर्जा होते हैं, किसमें? क्षार धातुओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो टॉलेन अभिकर्मक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कोल गैस किसे कहते हैं? कोल गैस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, H2+ यानी हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के जो है मिश्रण को कोल गैस कहा जाता है, यानी इन सब चीज़ों से ये मिलकर बना होता है, कौन? कोल गैस। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स रोग किससे पैदा होती है? स्मॉल पॉक्स रोग जो होती है यह किससे पैदा होती है? तो वेरियोला वायरस यानी वायरस को ही हिंदी में विषाणु कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वेरियोला वायरस के कारण जो है स्मॉल पॉक्स होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रजत मछली निम्न में से क्या है? रजत मछली जो है निम्न में से क्या है? रजत मछली को इंग्लिश में सिल्वर फिश कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रजत मछली जो है यह एक प्रकार की कीट होती है और यह जो होता है यह विंगलेस होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? हरित ग्रंथियाँ जो है यह किससे संबंधित होती है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित होती है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केजुराइना क्या है? केजुराइना क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह जो है यह एक जलोभिद है। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है कि मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस जो होता है यह क्या होता है? तो यह एक संक्रामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संक्रामक रोग जो होता है यह क्या होता है? संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक दूसरे से संक्रमित व्यक्ति के प्रभाव में आने से फैलता है, इसे ही संक्रामक रोग कहा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।